हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पीवाई की सीरीज की फोर्थ क्लास की बात करते हैं। फोर्थ वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? सीधी सी बात है, इसमें बात पूछी गई इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात पूछी गई है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो मेंशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में किया गया। पहली बात तो यह है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है या महाभियोग प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, रिमूव प्रोसेस है। तो आर्टिकल कौन सा होगा? 61 होगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यूएसए से ली गई है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाना हो, चाहे भारत के प्रेसिडेंट को हटाना हो, बात क्या है? सेम है। एक क्वेश्चन आपको यह भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को हटाने को लेकर, रिमूव करने को लेकर इम्पीचमेंट क्यों लाया जाता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर, वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, महाभियोग संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो महाभियोग संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। लोकसभा की इच्छा लोकसभा लेकर आ सकते हैं, राज्यसभा की इच्छा राज्यसभा लेकर आ सकते हैं। जिस हाउस में लाया गया उसके 1/4 मेंबर है 14 डेज एडवांस क्या देंगे? प्रेसिडेंट को लिखित में सूचना देंगे। और इम्पीचमेंट को दोनों सदनों में किस सदन से? तो 2/3 बहुमत से, टोटल का 2/3 है, ध्यान रखना। 2/3 मेजोरिटी से क्या करना होगा? पारित करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 61। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, रिमूव प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट प्रोसेस का मेंशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण की बात की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण व आंतरिक शांति, राज्यों की सुरक्षा करने केंद्र सरकार का कर्तव्य है? एक तो देखो यहां से क्वेश्चन है, पहली बात तो यह है आर्टिकल 355। एक क्वेश्चन तो कई बार यहां से पूछा गया है कि केंद्र सरकार के कर्तव्य, केंद्र सरकार की ड्यूटी का मेंशन किस में किया गया? तो केंद्र सरकार की ड्यूटी का मेंशन है वो आर्टिकल 355 में किया गया। अब आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार के 3 कर्तव्य हैं, 3 ड्यूटी है। पहली ड्यूटी है बाह्य आक्रमण, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? एक्सटर्नल एग्रेशन की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और थर्ड पॉइंट की बात की गई है इसमें कि राज्य क्या करें? संविधान को फॉलो करें या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें? इसमें है, थर्ड है, मेक ऑल द स्टेट्स फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात को समझना। 3 है, बाह्य आक्रमण से रक्षा करें, आंतरिक शांति स्थापित या अशांति को दूर करें, और मेक ऑल द स्टेट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी राज्यों से संविधान की क्या करवाएं? पालना करवाएं। तो आंसर क्या होगा? 355। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के कर्तव्यों का मेंशन किस आर्टिकल में? तो 355 में। केंद्र सरकार के कर्तव्य कितने हैं? बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक शांति स्थापित करना, और थर्ड आ जाता है क्या? किसी भी सभी राज्य में संविधान की क्या करना?
पालना करना। थर्ड क्वेश्चन है अपना, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑफ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद है। अब इसमें बात समझना है, देखो इसमें आर्टिकल 53 की बात की गई। किसकी बात की गई है? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत में कार्यपालिका का हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो पहली बात तो है कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। अब ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एग्जीक्यूटिव है वो टू टाइप की होती है। एक होती है भारत में रियल एग्जीक्यूटिव पावर, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होते हैं? पीएम के पास। और एक होती है कौन सी? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास। अब देखो इसमें ऑप्शन है कि तानाशाह, किंग, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास? पीएम के पास। तो तानाशाह नहीं होता, राजा नहीं होता, रियल एग्जीक्यूटिव पावर नहीं। अब देखो कार्यपालिका का हेड प्रेसिडेंट होता है, और कौन सा हेड होता है? नाम मात्र का नॉमिनल हेड होता है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर, भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है। तो यहां से एक क्वेश्चन तो बन सकता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होता है? तो आंसर क्या करना है? प्रेसिडेंट करना है। और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती है, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अपना कौन सा होगा? नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर। फोर्थ क्वेश्चन है, देयर शैल बी स्पेस हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू ईड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। राष्ट्रपति उसके कार्यों की निष्पादन और सहायता करने, सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला एक होगी। तो देखो पहली बात तो ये समझना है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ब्रैकेट में फर्स्ट ये कहता है कि प्रेसिडेंट की एडवाइस एंड असिस्टेंस के लिए, किसके लिए? एडवाइस एंड असिस्टेंस के लिए एक क्या होगी भाई? तो मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या मंत्री परिषद का अर्थ ये होता है कि भारत सरकार के जितने मंत्री होते हैं उन सभी मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, या बोल सकते हो आप मंत्री परिषद कहते हैं। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अध्यक्षता वाली, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद की अध्यक्षता वाली एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। तो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है। अब कई बार सीधा क्वेश्चन दे सकता है कि मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि क्वेश्चन यही पूछा गया कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, पर इसमें लंबी क्वेश्चन एसएससी क्या है, सीधा क्वेश्चन नहीं दे रही, घुमाकर क्वेश्चन दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी में दो बात और ध्यान रखनी है। एक जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया? तो 1986 में। और इसके तहत सलाह क्या कर दी गई? अनिवार्य कर दी गई, नेसेसरी कर दी गई कि जो भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद प्रेसिडेंट को सलाह देगी, वो प्रेसिडेंट को सलाह माननी क्या है? आवश्यक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया था। और इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। इसके तहत प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट है वो किसी भी एडवाइस को क्या कर सकता है? वन टाइम, एक बार पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है? भेज सकता है। रिकॉन्सिडर हेतु क्या कर सकता है? भेज सकता है।
मतलब पुनः विचार के लिए भेज सकता है, परंतु ध्यान रखना जैसे धन विधेयक है, मनी बिल को उसको रिकॉन्सिडर तो नहीं भेज सकता। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है, किसी राज्य के नेम और सीमा में परिवर्तन करना है तो प्रेसिडेंट उस बिल को क्या नहीं कर सकता, वापस नहीं भेज सकता है। तो सामान्यतः राष्ट्रपति को क्वेश्चन ये भी पूछा गया एसएससी में कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह माननी अनिवार्य कर दी गई 42, और राष्ट्रपति किसी सलाह को कितनी बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, तो वन टाइम रिको। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस से काम करता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, तो ध्यान रखना पीएम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट वन द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है। देखो भारत सरकार के जो खाते होते हैं उसे अपन सामान्यतः बोलते हैं निधि। क्या बोलते हैं, निधि या फंड्स बोलते हैं, ठीक है। और भारत सरकार के पास कितने प्रकार की निधि है, तो 3 प्रकार की निधि। 3 प्रकार में पहली निधि आती है आर्टिकल 266, इसमें है संचित निधि। संचित निधि बोल सकते हो या कंसोलिडेटेड फंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, संचित निधि बोल सकते हो या कंसोलिडेटेड फंड बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड होती है वो भी आर्टिकल 266 में है, और इसमें है पब्लिक अकाउंट फंड या लोक लेखा निधि। पब्लिक अकाउंट्स फंड, ठीक है, लोक लेखा निधि। और थर्ड आती है आर्टिकल 267, इसमें है आकस्मिक संचित निधि, कंटीजेंसी रिजर्व फंड बोल सकते हैं या कंटीजेंसी फंड बोल सकते हैं। तो भारत सरकार के पास निधि कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक कंसोलिडेटेड फंड होती है, एक कंटीजेंसी फंड होती है, पब्लिक अकाउंट फंड होता है। सामान्य भविष्य निधि संविधान में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है इसमें, जो कंसोलिडेटेड फंड होती है, संचित निधि होती है, इस पर किसका अधिकार होता है, तो इस पर पार्लियामेंट का क्या होता है, राइट होता है। इससे जो भी धन निकालना है, जो भी धन डालना है, वो किसकी परमिशन से है, पार्लियामेंट की परमिशन से होता है। और देश की सबसे बड़ी निधि, लार्जेस्ट फंड कौन सा है, तो संचित निधि है। क्योंकि भारत सरकार का जो भी सार्वजनिक धन होता है, पब्लिक वेल्थ होता है, वो सारा कहाँ जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। फिर आती है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड में ध्यान रखना किसका अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है। इस पर वही धन जमा किया जाता है जो सरकार को वापस लौटाना होता है। कंटीजेंसी फंड पर किसका अधिकार होता है, तो प्रेसिडेंट का क्या होता है, अधिकार होता है। किसका राइट होता है, प्रेसिडेंट का। और इसमें वर्तमान में कितने रुपए हैं, तो 3000 करोड़ रुपए वर्तमान में इसमें क्या है, जमा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसमें ए होगा, ध्यान रखना। सामान्य भविष्य निधि नहीं होती, बाकी 3 क्या होती है, निधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that every minister and the attorney general of India shall have to right to speak मतलब बोलने, and take part in the proceeding other house of the parliament। निम्नलिखित में कौन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक मंत्री को भारत के महान्यायाधीश संसद की किसी भी सदन में बोलने, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो इसका आंसर आर्टिकल 88 के तहत। इसमें 2 बातें हैं, एक तो अटॉर्नी जनरल है, वो पार्लियामेंट का मेंबर न होते भी, पहली बात तो क्या है, महान्यायवादी की बात है, अटॉर्नी जनरल की बात है। अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट मेंबर न होते भी पार्लियामेंट की बैठकों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, स्पीक पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, परंतु किसी भी विषय पर मतदान नहीं दे सकता। कौन, अटॉर्नी जनरल। सेकंड है जो मिनिस्टर होते हैं या जो मंत्री होते हैं,
कि मंत्री पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं आर्टिकल 88 के तहत, परंतु वोट उसी हाउस में देंगे जिस हाउस के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, आर्टिकल 88 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट कैबिनेट कमेटी, निम्न से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना, कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, पहला सही बात है, इस प्रकार की समिति होती है। कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, निवेश से विकास से संबंधित समिति होती है। कमेटी ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन मिनिस्टर, मंत्रियों के बीच विवाद से संबंधित कोई समिति नहीं बनाई जाती। कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों की समिति होती है, राजस्व से संबंधित हो सकती है, रक्षा से संबंधित हो सकती है, पेंशन से संबंधित हो सकती है, पर मंत्रियों के बीच विवाद से संबंधित कोई समिति नहीं होती। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है। तो पहली बात तो ये समझना है, सीधा सा क्वेश्चन है, चुनाव कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। इसमें देखो आर्टिकल 324 में लिखा गया, 324 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है। किस आर्टिकल के तहत करवाता है, तो 324 के तहत। और किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के गठन का फॉर्मेशन की बात की गई है, तो आर्टिकल 324 में की गई। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, सबको पता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब यहां से अपन को 2-3 बात ध्यान रखनी है। एक तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, वो किस आर्टिकल के तहत बनते हैं, तो आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पद का क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो लोकसभा अध्यक्ष सदस्य अपने में से क्या करते हैं, एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर क्या करते हैं, चयनित करते हैं, सिलेक्टेड करते हैं। अब नेक्स्ट काम की बात करें तो नेक्स्ट बात ये बनती है, जीवी मावलंकर की 2-3 बात ध्यान रख लेनी आपको। जीवी मावलंकर पहली बात तो फर्स्ट क्या थे, स्पीकर थे। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे, तो लोकसभा स्पीकर थे। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर भी ओम बिरला थे, ये सॉरी जीवी मावलंकर थे। एक ध्यान रखना, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मरती हुई डेथ हुई, तो कौन थे, जीवी मावलंकर। और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन है जिन्हें हटाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया है, रिमूव करने को लेकर मोशन लाया गया, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट काम की बात करें तो नेक्स्ट काम की बात यह बनती है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा रनिंग में चल रही है, तो वर्तमान में 18 लोकसभा रनिंग में चल रही है। 18 लोकसभा या वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ध्यान रखना वर्तमान लोकसभा स्पीकर है कौन, ओम बिरला। और ओम बिरला राजस्थान के कोटा से क्या है, सांसद है। 2 बात और ध्यान रखनी, एक लोकसभा स्पीकर है के.एस. हेगड़े, क्या नाम है, के.एस. हेगड़े, जो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और क्या बने, लोकसभा स्पीकर
बने। एक लोकसभा स्पीकर आपको ध्यान रखना है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ध्यान रखना है, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी थे और क्या बने, प्रेसिडेंट बने थे। और फर्स्ट दलित की बात करें कि फर्स्ट दलित लोकसभा स्पीकर कौन थे, फर्स्ट दलित लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो थे पी.ए. संगमा थे। कौन थे, पी.ए. संगमा थे। तो ये बात होगी किसकी, लोकसभा स्पीकर से संबंधित। तो जीवी मावलंकर थे, वो फर्स्ट क्या थे, लोकसभा स्पीकर थे। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रोविजन इन आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है। तो 360 में सीधी सी बात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई, वित्तीय आपातकाल की बात की। देखो आपातकालीन शक्तियां हैं वो 3 टाइप की होती है, 352 होती है, 356 होती है और 360 होती है। अब बात को समझना, 360 में किसकी बात की गई है, तो 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, अब पहली बात तो की जाए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 का आज तक कोई यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें पार्लियामेंट परमिशन कितने माह में चाहिए, पार्लियामेंट अप्रूवल की बात की जाए तो 2 मंथ में चाहिए। कितने माह में, 2 मंथ में पार्लियामेंट परमिशन चाहिए। और पार्लियामेंट परमिशन की आवश्यकता किस बहुमत से होती है, तो सिंपल मेजोरिटी से होती है। साधारण बहुमत से क्या होती है, इसकी आवश्यकता होती है। तो पहली बात समझ के, इसकी परमिशन है सिंपल मेजोरिटी से चाहिए और पूर्ण संसद स्वीकृति के क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। एक बार पार्लियामेंट परमिशन मिल गई 2 मंथ में, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का अर्थ समझना है 15% प्लस 1 की बातें की गई है। नेक्स्ट काम की बात करें तो नेक्स्ट काम की बात यह बनती है, नेक्स्ट काम की बात यह है सिंपल मेजोरिटी से चाहिए, आज तक इसका यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, हाउ अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ राज्यसभा। अब देखो, एक तो यह स्पीकर आ सकता है या क्या मिल सकता है आपको, चेयरमैन मिल सकता है। किसकी बात कर सकते हैं, चेयरमैन की बातें कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष को भी हिंदी में ध्यान रखना, बहुत बार आपको सभापति मिलेगा पर एसएससी कई बार दे देती है अध्यक्ष दे देती है। तो सभापति बोल सकते हैं, चेयरमैन बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं, स्पीकर बोल सकते हैं। बात क्या है, एक ही है। अब नेक्स्ट काम की बात करें, नेक्स्ट काम की बात करते हैं कि आर्टिकल जो 64 है, आर्टिकल 64 है या 89 है, उसमें लिखा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति वाइस प्रेसिडेंट होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट को इसी बात की सैलरी दी जाती है कि वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। और राज्यसभा की वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी प्रति माह कितनी होती है, 4 लाख होती है। और देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब की बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के वर्तमान करंट में चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में कौन है, करंट में कौन है, तो करंट चेयरमैन कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के क्या है, सभापति हैं, चेयरमैन है। और जगदीप धनखड़ ही वर्तमान में देश के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स का अर्थ समझना आपको, जीएसटी। ठीक है, बिल वाज पास्ड, निम्नलिखित में किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर विधेयक
पारित हुआ, राज्यों का मुआवजा कंपनसेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। अब देखो जीएसटी की बात करते हैं, सीधी सी बात है, इसमें किसकी बात की गई, जीएसटी बिल की बात की गई। और जीएसटी बिल कब लाया गया, तो 2017 में भारत में जीएसटी बिल लाया गया। 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 1 जुलाई 2017 को 2017 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, इंप्लीमेशन हुआ था, और जीएसटी से संबंधित रूल बनाए गए। इसके तहत पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 279 ए ऐड किया गया था, 200 सी ए ऐड किया गया था, और इसमें लिखा गया कि भारत में क्या होगी, जीएसटी परिषद होगी, जीएसटी काउंसिल होगी। किसकी बात की गई है, जीएसटी परिषद की बात की गई। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो निर्मला सीतारमण है। तो ये बात होगी जीएसटी से संबंधित। एक बात और ध्यान रखना, इस बिल को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था, तो फर्स्ट स्टेट ध्यान रखना, जीएसटी परिषद को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट था गुजरात। कौन सा था, गुजरात फर्स्ट स्टेट था जिसने जीएसटी परिषद को क्या किया था, लागू किया था। तो ये जीएसटी परिषद की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आता है, व्हाट वाज द टेन्यूर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था। पॉइंट को थोड़ा सा ठीक से समझना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसमें देखो, पहली बात करते हैं, पहली बात ये करते हैं कि 1919 का जो एक्ट लाया गया था, 1919 का अधिनियम लाया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम बोल सकते हो या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जा सकता है। इस एक्ट के तहत 1921 में द्विसदनी व्यवस्था की गई। द्विसदनी व्यवस्था बोल सकते हैं या बाई कैमरल सिस्टम क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। अब एक तो क्वेश्चन ऐसा सी पूछ सकते हैं कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था या बाई कैमरल सिस्टम कब स्टार्ट किया गया, तो 1921 में। और ये बाई कैमरल सिस्टम है वो किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1990 के एक्ट के तहत, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत किया गया था। इसके तहत कितने सदस्य, 2 सदन किए गए। कितने सदन किए गए, 2 सदस्य। एक सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट। कौन सा था, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, या इसे काउंसिल ऑफ स्टेट को अपन बोल सकते हैं जनरली अपर हाउस। और इस अपर हाउस में टोटल मेंबर कितने थे, 60 थे, ठीक है। सेकंड जो सदन था अपना वो कौन सा था, तो वो था अपना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना सामान्यतः बोल सकते हैं लोअर हाउस बोल सकते हैं। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे, तो 145 थे। और इनका जो टेन्यूर था वो कितने वर्ष का था, तो 3 इयर्स का क्या था, टेन्यूर था। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, टेन्यूर कितने वर्ष का होता है, 3 ईयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, सीट कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। अब राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, जिनमें से 238 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। और 12 मेंबर क्या होते हैं,
नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब राष्ट्रपति ने क्या कर देता है, मनोनीत कर देता है। जो नॉमिनेट होते हैं उन्हें नॉमिनेट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा सदस्यों को वोट कौन देता है, तो विधानसभा सदस्य देते हैं। इलेक्टेड राज्य प्रेसिडेंट है जो 12 मेंबर नॉमिनेट करता है, उसका आर्टिकल 80 के 3 में लिखा गया है कि इनका संबंध किससे होना चाहिए, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा से होना चाहिए। अब राज्यसभा में 238 जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं, इनका जो प्रोविजन है वो लिखा है आर्टिकल 80 के ब्रैकेट में 1 के ब्रैकेट में बी में लिखा है कि राज्यसभा में 238 मेंबर क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। और इस तरफ लिखा है आर्टिकल 80 के ब्रैकेट में 1 के ब्रैकेट में ए में लिखा है कि 12 मेंबर राज्यसभा में क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। तो राज्यसभा में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के मेंबर की बात करें तो कितने हैं, 245 है, जिनमें से 12 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, और 233 क्या है, इलेक्टेड है। जिसमें से डिवाइडेशन इस प्रकार से है कि 8 तो यूनियन टेरिटरी से और 255 किसे हैं, राज्यसभा से। और राज्यसभा सीटों का जो डिवाइडेशन है वो किस अनुसूची के तहत किया गया है, तो शेड्यूल 4 के तहत राज्यसभा सीटों का डिवाइडेशन किया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 15 नंबर का, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद relating to the election of the president and vice president। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या सशंक्त विषय से संबंधित है। मतलब इसमें लिखा यह गया है कि कौन सा आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 70 जो 1 है, अनुच्छेद 71 है, 71 में लिखा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड से संबंधित है। इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट है। देखो इलेक्शन जहां शब्द आता है वहां डिस्प्यूट शब्द अपने आप आता है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट है तो उसकी सुनवाई केवल कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, पहली बात। और किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 71 के तहत। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ज्वाइंट प्रोविजन है, तो आर्टिकल 71 में। इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेन है वो कौन कर सकता है, पहली बात तो कंप्लेन की बात की गई है। तो पहली बात तो है इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट है वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के कितने दिन तक, 30 डेज तक, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 डेज तक कंप्लेन कर सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले नहीं कर सकते, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नहीं कर सकते। कंप्लेंट कर कौन सकता है, तो 2 व्यक्ति कंप्लेंट कर सकते हैं। एक तो कौन कर सकता है, कैंडिडेट कर सकता है, और एंड 20 प्रोपोजर्स का मतलब होता है 20 लोकसभा या राज्यसभा सदस्य मिलकर कर सकते हैं। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के 20 मेंबर क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में आता है। किस में आता है, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में आता है। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन बोल सकते हैं, या मूल क्षेत्राधिकार बोल सकते हैं, या प्राइमरी जूरिसडिक्शन बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि वे मामले जिनकी सुनवाई केवल कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, आर्टिकल 71 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द नॉन मिनिस्टर प्रपोज ए बिल व्हाट इज इट कॉल्ड। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव रखता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखो पहली बात तो बिल क्या होता है। बिल की बात की जाए तो बिल का मामला क्या है, इसको समझना है। बिल के मामले की बात यह होती है कि कोई भी जो विधेयक होता है या लॉ होता है, जैसे कानून बनता है तो क्या कहलाता है, लॉ कहलाता है। और कानून बनने से पहले जो प्रस्ताव होता है उसे कहते हैं बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल कहते हैं।
बिल है वो, बिल की बात की जाए तो बिल संसद में रखने के आधार पर, पार्लियामेंट में प्लेसिंग करने के आधार पर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। बिल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक बिल होता है जिसे बोलते हैं अपन गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, या बोल सकते हैं सरकारी विधेयक। और एक बिल होता है कौन सा, गैर सरकारी विधेयक या निजी बिल बोल सकते हैं, या इंग्लिश में प्राइवेट बिल बोला जाता है। तो विधेयक रखने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट बिल होता है और एक नॉन गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल का अर्थ ये होता है कि हमेशा किसके द्वारा रखा जाता है, मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है, मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है। और जो प्राइवेट बिल होता है वो मंत्रियों के अलावा रखा जाता है, इसको बोल सकते हैं अपन अदर देन मिनिस्टर। क्या बोल सकते हैं, अदर देन मिनिस्टर बोल सकते हैं। मंत्रियों के अलावा रखा जाता है कौन सा, प्राइवेट बिल। ठीक है, इसके पारित होने की संभावना अधिक रहती है, ये सरकार के पॉलिसी को निर्धारित करता है, ये पारित होने की संभावना कम रहती है। तो निजी सदस्य विधेयक बोल सकते हैं, या प्राइवेट क्या बोल सकते हैं, बिल बोल सकते हैं। तो मंत्रियों द्वारा रखा जाता है, प्लेसिंग किया जाता है, उसे गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। और बिना मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट बिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following articles and parts of the Indian Constitution deals with the state legislation? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व भाग राज्य के विधानमंडल से संबंधित है? पहली बात तो यह है कि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका मेंशन किस पार्ट में किया गया है, तो पार्ट 6 में किया गया है। ठीक है, अब पार्ट 6 में भी चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर भी 6 है, चैप्टर 6 है। ठीक है, अब चैप्टर 6 का जो चैप्टर 3 है, 3 में देखो, 3 की बात की जाए, चैप्टर 3 है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 168 से 212 तक किसका मेंशन है, राज्य विधानमंडल स्टेट लेज। तो पार्ट 6 और पार्ट 6 में की आर्टिकल किस आर्टिकल से, 168 से 212। जो पार्ट 6 है वो किस आर्टिकल से है, तो वो आर्टिकल 152 से स्टार्ट होता है और किस तक चलता है, तो 237 तक चलता है। और उसमें आर्टिकल 168 से 212 तक किसका मेंशन, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का मेंशन। तो पार्ट 6 का आर्टिकल 68 से 212 है। तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, आर्टिकल 68 टू 212 इन पार्ट इंग्लिश में ध्यान रखना है, इसको आप 6 कर लेना है। क्या कर लेना है, 6। भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक किसका उल्लेख है, राज्य विधान मंडल। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, यहाँ पार्ट 4 की जगह क्या करना है, आपको 6 से करना है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट बी लेस देन। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, इस बात को समझना। आपने पिछले वीडियो में बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिमम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं, लोकसभा के 15% हो सकते हैं। सेम कंडीशन इसमें चलती है, पर इसमें मिनिमम मिनिस्टर की भी क्या चलती है, बाइंडिंग चलती है। देखो होता क्या है, पहली बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में किया गया। 91वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 2003 में। इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 एक और एक के ब्रैकेट में ए, और यही इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो 75 एक ए, जो अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी। वही 15% की बाइंडिंग यहाँ चलती है, लोकसभा के टोटल मेंबर का 50%। तो आर्टिकल 164(1) के ब्रैकेट में क्या है, ए क्या किया गया, ऐड किया गया। और इसके तहत प्रावधान किया गया कि विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% से अधिक मिनिस्टर नहीं बनाए
जा सकते हैं। और साथ में यह भी प्रोविजन किया गया कि मिनिमम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं। मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम मिनिस्टर किसी भी स्टेट में 12 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गोवा है, गोवा में जैसे 40 असेंबली मेंबर हैं तो उसका 12 होना क्या है, आवश्यक है। और इसी के तहत ध्यान रखना, दिल्ली में, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, 10। तो मिनिमम मेंबर पूछे तो 12, मैक्सिमम मेंबर पूछे तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 15%। जैसे राजस्थान में एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान में 200 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। तो राजस्थान गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर सहित अधिकतम मिनिस्टर कितने बन सकते हैं, तो 30 बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट it is shall be the duty of the advocate general and advise the state government of legal matters। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों में राज्य सरकार का सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। अब पहली बात तो यह समझना, इसमें आर्टिकल जो 65 है, अनुच्छेद 65 है, उसमें लिखा है कि भारत में एक क्या होगा, प्रत्येक राज्य में, एवरी स्टेट में क्या होगा, एडवोकेट जनरल होगा। कौन होगा, एडवोकेट जनरल होगा। पहली बात तो ये, और एडवोकेट जनरल है वो बिगेस्ट क्या होता है, बिगेस्ट लीगल एडवाइजर होता है। क्या होता है, लीगल एडवाइजर होता है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कानूनी मामले में सलाह चाहिए तो वो सलाह कौन देता है, एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, इसी कारण एडवोकेट जनरल को क्या कहते हैं, स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। तो आंसर क्या होगा, एडवोकेट जनरल होगा। और एडवोकेट जनरल है वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर न होते भी स्टेट लेजिस्लेचर की बैठकों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, वोट दे सकता है, सॉरी वोट नहीं दे सकता, बोल सकता है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर कौन होता है, आर्टिकल 76 में बताया था, अटॉर्नी जनरल। और आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट के बोथ हाउस में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। सीधी सी बात है, इसमें आर्टिकल 89 ऐड करोगे तो 165 आएगा, और 88 में 89 ऐड करोगे तो आर्टिकल कौन सा आएगा, 177 आएगा। सेम सेंट्रल लेवल पर जैसे अटॉर्नी जनरल होता है तो स्टेट लेवल पर कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। तो आर्टिकल 165 के तहत केंद्र सरकार को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को जो लीगल एडवाइस देने का काम है वो कौन करेगा, महाधिवक्ता करेगा, एडवोकेट जनरल करेगा। नेक्स्ट, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोडक्ट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विथ द पेरियर परमिशन। राज्य विधानसभा में धन विधेयक की पूर्व अनुमति पेश किया जा सकता है। भाई राज्य विधानसभा में पहली बात तो यह समझना है, स्टेट लेवल पर मनी बिल की बात की गई। किसकी बात की गई है, मनी बिल। मनी बिल बोले या धन विधेयक बोले, बात क्या है, एक ही है। कैपिटल बिल भी बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, कैपिटल बिल भी बोलते हैं, बात एक ही है। अब आगे बात करते हैं इसमें। पहली बात देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैपिटल बिल के दो प्रोविजन है, दो आर्टिकल, एक आर्टिकल 109 और एक आर्टिकल 110। 109 में है वो किसमें किसकी बात है, प्रोसीजर की बात है, प्रक्रिया की बात है। और 110 में मनी बिल की क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग आर्टिकल में आप 89 ऐड करोगे, प्लस क्या करोगे, 89 ऐड करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट में सेम कंडीशन आएगी। तो पहली बात यह है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 98, आर्टिकल 98 में स्टेट लेवल पर जो मनी बिल होता है उस मनी बिल के प्रोसीजर का मेंशन किया गया। किसका मेंशन किया गया, प्रोसीजर का मेंशन किया गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पर प्रोसीजर का मेंशन आर्टिकल 198 के तहत किया गया। पहली बात क्लियर होगी। और स्टेट गवर्नमेंट पर है मनी बिल सदैव कहां रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा। और रखने से पहले किसकी परमिशन आवश्यक है,
तो गवर्नर की परमिशन क्या है, आवश्यक है। यही है, राज्य में विधानसभा में धन विधेयक रखने की पूर्व अनुमति किसकी है, तो राज्यपाल की, गवर्नर की आवश्यक है। और आर्टिकल 199 में धन विधेयक की डेफिनेशन की बात की गई है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, इसका आर्टिकल 199 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मनी बिल है वो 109 और 110 में, और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेवल पर मनी बिल है 198 और 199। सेंट्रल लेवल पर मनी बिल है वो सदैव लोकसभा में रखा जाता है प्रेसिडेंट की पूर्व परमिशन पर, और स्टेट गवर्नमेंट राज्य विधानसभा में जो राज्य स्तर पर जो मनी बिल है वो सदैव राज्य विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है। और किसकी परमिशन पर रखा जाता है, तो गवर्नर की परमिशन पर रखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना, वह है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस राज्य सरकार में कामकाज के संचालन से, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात को समझना है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी जो कार्रवाई हैं वो किसके नाम की जाएगी, तो सीधी सी बात है, आर्टिकल 166 और ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 लिखा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 77, क्या लिखा था, 77 कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी जो कार्यकारी कार्यवाही है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो किसके नाम किए जाएंगे, प्रेसिडेंट। उसी आर्टिकल में आपको 89 ऐड करना है, और 89 ऐड करोगे तो उसमें क्या आएगा, 166 और ब्रैकेट में 1 आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑल जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो किसके नाम किया जाएगा, तो गवर्नर के नाम किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, आर्टिकल 166 है। सेम सीधी सी बात है, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में कौन करता है, गवर्नर। और लगभग आप आर्टिकल 70 सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में 89 ऐड करोगे तो सेम टू सेम घटना किसकी घटेगी, स्टेट गवर्नमेंट की घटेगी। अब देखो एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे बहुत बड़ी भाषा में दे रखा है ना। संविधान which article in the Indian Constitution makes the clear that the executive powers of every state shall be expressed with such manner that, सीधी सी बात है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा, संघ की कार्यकारी शक्ति में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य में ऐसे निर्देश देने के लिए विस्तारित होगी जो भारत सरकार उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत करती है। बहुत लंबा आर्टिकल है, सीधी सी बात है, आर्टिकल 257 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ज्यादा दिमाग लगाने वाला मुद्दा नहीं है, मतलब राज्य कोई भी काम करेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर में क्या नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल 2023, Which of the following statement are correct regarding the compensation of the state legislative council? राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन करने के लिए टाइम सेकंड होता है वो 38 सेकंड होता है, और रियल बात है कि 38 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े ही नहीं जा सकते स्टूडेंट से। सब्जेक्ट का टीचर है उसको भी पढ़ने में 1 मिनट का टाइम लग जाता है इसमें। पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सीधा सा ध्यान रखना। पहले इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं व्याख्या करके बता देता हूं कि आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन व समाप्ति, मतलब अबोलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की बातें की गई है। अब इसमें ध्यान रखना कि परिषद के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल हैज बीन फिक्स्ड ऑन द 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1 हो सकती है। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य, तो इसका 1/3 मेंबर हो गया 66.67, मतलब राजस्थान में 67 से अधिक विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। पहली बात क्या है, करेक्ट है। किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो 40 हो सकते हैं। तो बी भी क्या है, सही है। परिषद के सदस्यों आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स काउंसिल ऑफ 5/6 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 1 आर नॉमिनेटेड। परिषद के सदस्यों कुल संख्या का 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, 1/6 मनोनीत होते हैं।
तो ये भी क्या है, करेक्ट है। 1/6 मेंबर क्या करता है, गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है, जबकि 5/6 मेंबर है वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। राज्यपाल द्वारा गए मनोनयन को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, तो ध्यान रखना इसमें ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा, ए बी सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। इसके 5/6 सदस्य इनडायरेक्ट रूप से नॉमिनेट इलेक्टेड होते हैं, और 1/6 मेंबर क्या होता है, गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो ये इसका अपना क्या है, आंसर होगा, ए बी सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग द आर्टिकल्स 172 के ब्रैकेट में 2 द ऑफ स्टेट हेल नॉट बी डिसोल्व, किस राज्य की भंग नहीं होती। देखो पहली बात तो है भंग या डिसोलो की बात की गई, किसकी बात की गई, डिसोलो की बात की गई है। देखो सेंट्रल लेवल पर अपन ने लोकसभा को भंग किया था, तो लोकसभा और राज्यसभा तो किसकी है, सेंट्रल लेवल की है। अब सेंट्रल लेवल पर जो काम लोकसभा करती है वही काम स्टेट लेवल पर कौन करती है, विधानसभा। और जो सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा करती है वही कौन करती है, स्टेट लेवल पर विधानसभा। तो राज्यसभा है न भंग होती है न समाप्त होती है, कुछ नहीं होती, जबकि विधान लोकसभा क्या होती है, भंग होती है, और विधानसभा भी क्या होती है, भंग होती है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को भंग प्रेसिडेंट कर सकता है, जबकि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है। ठीक है, तो विधानसभा को राज्यपाल क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो विधान परिषद क्या नहीं होती, भंग नहीं होती। तो आंसर क्या होगा, विधान परिषद। विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल एकमात्र हाउस है जो भंग नहीं होता, डिसोलो नहीं होता, सीधा क्या किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अपना 25 नंबर का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यकारिणी के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 152 में वर्णित अब तक किसी भी संदर्भ में आवश्यक न अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 152 में 152 में एक तो ये ध्यान रखना 152 में राज्य की डेफिनेशन है, किसकी है, राज्य की डेफिनेशन, और उसमें जम्मू कश्मीर को क्या नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया। तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है इसमें, सेकंड कोटेशन है द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज मेड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट टू सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 मोर स्टेट्स। 7वें संविधान संशोधन 19, अब देखो एक तो 7वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1956 में। एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। पहली बात तो ये समझना है। ठीक है, तो बी कोटेशन भी क्या है, करेक्ट है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, न राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता। तो आंसर क्या होगा इसका, ए व बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ए व क्या होगा, ए व बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट काम की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, गवर्नर बनाया जा सकता है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो जैसे राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति करनी या बिहार के स्टेट की क्या करनी है, शपथ दिलानी है, तो बिहार का क्या दिलाएगा, बिहार जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो सीधी सी बात है, संबंधित हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। और मान लीजिए चीफ जस्टिस अब्सेंट है तो कौन दिलाता है, सीनियर जस्टिस दिलाता है। और एक बात साथ में ये ध्यान रखना, राज्यपाल की जो शपथ का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में, तो राज्यपाल की शपथ का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 159 में, और संबंधित राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या दिलाता है,
शपथ दिलाता है। अब नेक्स्ट काम की बात करें इसमें, आर्टिकल 26 हो गया, आर्टिकल 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 आता है, इंडिपेंडेंट इंडिया इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर वाज अपॉइंटेड विच स्टेट, सीजीएल 2023। बहुत इजी क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर अपॉइंट हुई थी तो किस स्टेट में हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश की हुई थी। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू हुई थी। ठीक है। और सरोजिनी नायडू किस राज्य से संविधान सभा की सदस्य थी? तो बिहार स्टेट से क्या थी? संविधान सभा की क्या थी? सदस्य थी। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहते हैं, इंडियाज नाइट एंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडियाज नाइट एंगल कहा जाता है या भारत कोकिला, नाइट एंगल कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की थी। और फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थी वो भी किस स्टेट की? तो उत्तर प्रदेश स्टेट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2023 का, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर आर मेंशन अंडर आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है, आपको आर्टिकल 77 78 आपको याद है तो सेम है। 78 में वही 89 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या? प्राइम मिनिस्टर पर ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी का। तो इन्फॉर्म द गवर्नर ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना किसको देना? राज्यपाल को देना। कि मुख्यमंत्री का चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उस बात की इंफॉर्मेशन किसे देना? गवर्नर को देना। और वहां आर्टिकल 78 में था, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उस बात की इंफॉर्मेशन किसे देना? तो उस बात की इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया इज इंप्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम बिकम टू पेपरलेस। इनमें से कौन सी कागज रहित बनाने के लिए नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम बनाने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड भारत का फर्स्ट स्टेट है जिसकी विधानसभा क्या है? पेपरलेस है, मतलब कागज रहित हो गई, बजट में पारित है, किसी भी प्रकार का है तो उसमें डॉक्यूमेंट का यूज नहीं किया जाता है। नागालैंड असेंबली में ध्यान रखना 60 मेंबर है। नागालैंड स्टेट की स्थापना कब की गई? तो 1963 में की गई थी। और नागालैंड भारत का 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई। नागालैंड में टोटल जो विधानसभा मेंबर है वो कितने होते हैं? 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ वेयर द सेम पर्सन अपॉइंट एज गवर्नर टू और मोर स्टेट एम्प्लॉयमेंट्स आर अलाउंस पेबल हिम हेल बी अलोकेट बिटवीन द स्टेट। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में जहां एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया, देव भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित की जाएगी। पहली बात तो यह है कि एसएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है, पर इसका ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। पहली बात ध्यान रखना। 2-3 में बात बता देता हूं, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर अपना अगले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। वीडियो एक अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों को जरूर करें। तो देखो, पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 59 और 59 का ही जो आर्टिकल 3 आता है, कौन सा आता है? 3 आता है। उसमें है कि गवर्नर के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो पार्लियामेंट क्या करती है? डिसाइड करती है। और गवर्नर की सैलरी पर मंथ कितनी है? तो 3,50,000 रुपए पर मंथ क्या है? सैलरी है। कितनी सैलरी है? 3,50,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एक बात तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब सेकंड बात ये है कि आर्टिकल 59 नहीं होगा, 158 होगा। क्या होगा? 158। 158 के ब्रैकेट में 3 के ब्रैकेट में ए में लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए गए हैं, 2 मोर स्टेट का गवर्नर बनाया गया है, तो उसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टेट है वो कितनी सैलरी देगा।
तो यहाँ जो आर्टिकल है वो 153 के तरह जगह क्या करना था, 150 ऐड करना था। 53 तो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो इसमें आर्टिकल 158 पूरा डेफिनेशन में लें और उसका क्लोज 3, और क्लोज 3 का सब क्लोज क्या है, ए है, उसमें लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया तो उसकी सैलरी प्रेसिडेंट डिवाइड करेगा कि कौन सा स्टेट कितनी देगा। सीधा क्वेश्चन है कि गवर्नर की सैलरी कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। गवर्नर की सैलरी पर मंथ है कितनी, 3,50,000। तो इसका आंसर 148 होगा। हालांकि एसएससी ने इसका आंसर क्या माना गया, तो आर्टिकल 153 माना गया। तो आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।